गुड मोदीकर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मोदीकर प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकेश शर्मा। दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रही है, हम काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, बस अपना सपोर्ट, अपना प्यार इस तरीके से बनाए रखिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहे और हम इस तरह के वीडियो जो है इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाकर आपको पेश करते रहें। तो दोस्तों, एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले आप अपना प्यार जो है हमारे साथ बनाए रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही जो है बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के जो भी बढ़िया वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। मोदी केयर वेल रेंज के प्रोडक्ट बनाता है, हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाता है, सबको पता है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, नो डाउट। हेल्थ सप्लीमेंट्स का कोई हानि नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं, मैंने देखा है बहुत से कंसल्टेंट, बहुत से जो है हमारे टीममेट्स, वो क्या करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, पॉइंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग इसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए पीवी बीवी का बिजनेस समझकर ही इसको सजेस्ट कर देते हैं। और कई बार दोस्तों उसका जो इम्पैक्ट है वो गलत आता है, उसका रिजल्ट नहीं निकल पाता है और कस्टमर जो हमारा है वो नेगेटिव हो जाता है। तो आज इसमें डिटेल से जो है डॉक्टर रणवीर सिंह बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि आपको कौन सा सप्लीमेंट जो है कौन सी बीमारी में आपको सजेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखें, थोड़ा पेशेंस रखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन है पेशेंस। हमें कभी कभी जो है लंबे वीडियोस देखने चाहिए क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी दी हुई है। तो आप दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के जब किसी सप्लीमेंट्स को सजेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। आपका और आपकी टीम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है ये सारी डिटेल्स। तो दोस्तों, चलते बढ़ते हैं जो है अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से बिलोंग करता हूँ। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी जिससे हम सभी लोग परिचित हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान का शायद, या हिंदुस्तान क्या कहूँ मैं, पूरे वर्ल्ड का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में इस बीमारी से मिलते जुलते सिम्टम्स ना मिले, जिस घर में इस बीमारी से मिलती जुलती चीजें ना मिले। क्या होती है बीमारी, आइए समझते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, व्हाट इज IBS? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बड़ी आंत को अफेक्ट करता है ये सिंड्रोम। और होता क्या है, यहाँ पर हमारी आंतों की या तो गति कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, और या फिर हमारी आंतों की गति तेज हो जाती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत सीवियर सिम्टम्स आते हैं। जनरली लोग अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट को मैनेज करके, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके, कुछ एक्सरसाइजेस करके, कुछ योगा प्राणायाम करके इस बीमारी से बाहर निकल जाते हैं। कैसे होता है IBS, आइए उसको समझते हैं। आपकी अगर आंतों की गति धीमी होगी या आपकी आंतों की गति बहुत तेज होगी तो ये बीमारी हो सकती है। दूसरा, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, साथ ही साथ में आपका मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो ऐसी स्थिति में भी IBS हो सकता है। इसके साथ साथ में माइल्ड सीलिएक डिजीज, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें कि वीट से एलर्जी होती है व्यक्ति को, और वीट से एलर्जी होने के कारण उसकी इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है, बार बार मोशन जाते जाते, और उसके बाद में फिर IBS के सिम्टम्स वहां पर दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, उसको समझते हैं। सबसे पहले स्टमक पेन और क्रैम्प्स। यूजुअली आपको पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द कब होता है? ये पेट में दर्द तब होता है जब आप खाना खाते हो। जैसे ही आप खाना खाते हो वैसे ही आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और दर्द होने के बाद में आपको लगता है कि मुझे मोशन के लिए जाना चाहिए। और ये दर्द तब तक सही नहीं होता है जब तक आप मोशन के लिए चले नहीं जाते हो या फिर आपको गैस पास नहीं हो जाती है। अगर खाना खाने के बाद किसी व्यक्ति को स्टमक में दर्द, पेन होता है, क्रैम्प्स उठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति IBS का पेशेंट हो सकता है। इसके साथ साथ में अगर पेट में भारीपन रहता है तो अगेन आप IBS के पेशेंट हो सकते हैं। अगर कॉमनली आपको 3 से 4 बार मोशन आते हैं रोज सुबह, दीदी इस बीमारी की एक सिंपल जो इसको डायग्नोसिस है वो ये है कि डायरिया स्टार्ट होगा मॉर्निंग से, और ये डायरिया रहेगा सूर्य की रोशनी तक। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा वैसे ही डायरिया बंद हो जाएगा। तो यानी कि स्टार्टिंग में सुबह से लेकर सूर्य अस्त तक अगर 3 से 4 मोशंस आपको आते हैं लगातार, तो भी ये IBS का सिम्टम है। इसके साथ साथ में कभी कभी ट्रैफिक जैम की संभावना होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपको कब्जियत महसूस होने लगती है। तो समझ में नहीं आता मैं पेशेंट डायरिया का हूं या कॉन्स्टिपेशन का हूं। और अगर इस तरह के सिम्टम्स लगातार दिखाई पड़ते रहते हैं
तो ये सिम्टम्स हैं आईबीएस के। ये क्या होता क्या है कि कई बार ये अपने आप ही ठीक भी हो जाता है और अपने आप ही ये सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। कई बार आपको लगेगा कि नहीं सिम्टम्स बढ़ गए, और कई बार लगेगा सिम्टम्स मेरे ठीक हो गए। और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? गैसेस बहुत पास होती हैं। गैसेस पास होने के साथ साथ में आपका स्टूल जो है उसमें म्यूकस रहता है, और आपकी जो पॉटी है, जो स्टूल है, वो पॉट पे चिपकती रहती है। इसके साथ साथ में आपको थकान दिन भर बनी रहेगी, एनर्जी लेस रहेंगे आपको सिकनेस रहेगी, आपको नॉइजिया फील होता रहेगा, आपको लगेगा कि जैसे जी में स्लहट सी हमेशा हो रही है, शरीर में दर्द रहेगा, कमर में बहुत दर्द होता है इस बीमारी में। इसके साथ साथ में थाइज में बहुत पेन होता है। एक जो कॉमन सिम्टम है इसका, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दीदी यहाँ पर। इसमें होता क्या है, सुबह आदमी उठता है और उसको लगता है कि उसका प्रेशर बहुत तेज बना हुआ है, और वो जब टॉयलेट के लिए जाता है, वॉशरूम को जाता है, तो वहां पर जाके कुछ आवाजें होती हैं और थोड़ा बहुत उसको पास होता है फीकस, और उसके बाद में उसको लगता है कुछ नहीं होगा, वो फिर बाहर आ जाता है। फिर 1-8 घंटे बाद चाय वाय पीता है, चाय पीने के बाद में उसको लगता है फिर से बहुत सा प्रेशर बन गया, और फिर जब वो वहां जाता है तो वहां जाने के बाद में फिर थोड़ा सा मोशन होता है उसको, और फिर जो है अगेन वो बैक कर जाता है। तो ये सुबह के सुबह 3 से 4 बार जो लोग मोशन के लिए जाते हैं और बार बार उनको लगता है कि नहीं प्रेशर आएगा प्रेशर आएगा प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर आ नहीं पाता, बार बार जाने के बाद भी उनको लगता है मेरा पेट अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में जो है हम मान के चलते हैं ये पेशेंट आईबीएस का पेशेंट है। इसको हम कई अन्य नामों से जानते हैं, जेडियासिस के नाम से भी जाना जाता है इसको, इसी को कुछ लोग कोलाइटिस भी कहते हैं, इसी को कुछ लोग एमीबियासिस भी कहते हैं, और इसी को आयुर्वेद में संग्रहणी बोला जाता है। ये इतनी खराब डिसीज है, इतनी खराब बीमारी है कि अगर आपको किसी को डायबिटीज है, उसने एक गोली खाई काम पे चला गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, उसने एक गोली खाई काम पे चला गया। लेकिन जो लोग संग्रहणी के पेशेंट हो जाते हैं, आईबीएस के पेशेंट हो जाते हैं, कोलाइटिस के पेशेंट हो जाते हैं, इनके सब में बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि इनका गोली खाने से भी काम नहीं चलता है, और ये दिन भर टेंशन में रहते हैं। ऐसे लोगों का वजन बहुत कम होता है, ये बिल्कुल पतले दुबले लोग होते हैं। क्यों पतले दुबले होते हैं? क्योंकि ये खाने से डरते हैं। जैसे ही ये कुछ खाते हैं इनको मोशन के लिए जाना पड़ता है, जैसे ही ये कुछ खाएंगे इनके पेट में गुड़गुड़ाहट से शुरू हो जाती है, इनके पेट में आवाजें आने लगती हैं, और इनको लगता है कि मुझे मोशन के लिए जाना है। तो ऐसे में खाने को अवॉइड करते हैं, और इसी का कारण से क्या होता है कि ये धीरे धीरे कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ में यदि एक और सिम्टम इसका होता है कि आप जब यूरिनेट करते हैं तो यूरिनेट करते समय आपको क्या होगा कि पूरी यूरिन क्लियर नहीं हो पाएगी। आपको लगेगा कि यूरिन मेरी हो रही है, अच्छे से साफ हो रही है, लेकिन ब्लैडर आपका क्लीन नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, और आपको हमेशा लगेगा कि नहीं यूरिन भी रुकी हुई है। तो ना तो पेट साफ होता है अच्छे से, ना यूरिन अच्छे से पास आउट होती है, आपकी बॉडी टायर्ड रहती है, थकान रहती है, एनर्जी लेस बॉडी रहती है। दिस इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ आईबीएस। तो करा क्या जाए इसके लिए? तो करने के लिए हमारे पास में कुछ सप्लीमेंट्स हैं, इनको अगर हम यूज करते हैं तो निश्चित रूप से हमें राहत मिलती है। तो सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या है दीदी? नोनी सिरप है, 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में लिया जाए। इसी के साथ में डिटॉक्स की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को खाली पेट लिया जाए। इसी के साथ में खाली पेट आप अमृत शक्ति ले सकते हैं, यानी तीनों चीजें आप खाली पेट ले सकते हैं, नोनी, डिटॉक्स और अमृत शक्ति। 20 ml नोनी, 1 टैबलेट डिटॉक्स, 1 कैप्सूल अमृत शक्ति, इनको 3 सुबह 3 शाम ले लीजिए। आप तीनों चीजों को सुबह शाम ले लीजिए, खाली पेट ले लीजिए, तो इसमें बहुत रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ में चूंकि मसल मास कम होने लगता है आईबीएस के पेशेंट का, इसलिए हम प्रोटीन प्लस सजेस्ट करते हैं। प्रोटीन जरूर दीजिए अपने पेशेंट को, आईबीएस के पेशेंट को, इससे उसका मसल मास बढ़ेगा, उसकी थोड़ी सी एनर्जी उसके अंदर आएगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायबिटीज मेलाइटिस। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज है क्या दोस्तों? हम सब खाना खाते हैं, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं ये खाना हमारे अंदर जाता है, अंदर जाके स्टार्च में कन्वर्ट होता है, ये स्टार्च आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में घूमते हुए हमारी बॉडी की एक एक कोशिका तक पहुंचता है। और हम बात करेंगे NIDDM, यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज। जनरली वो डायबिटीज है जिसमें आप जो जनरली अपने आसपास आप देखते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज है। क्या कॉजेज हो सकते हैं डायबिटीज के? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो लोग रनिंग नहीं करते हैं, जो लोग वॉकिंग नहीं करते हैं, या बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है उनकी, जिनकी कैलोरी इनटेक तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन बर्निंग बिल्कुल नहीं होती, कैलोरी बर्न नहीं करते हैं, ऐसे लोग डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग दिन भर खाते रहते हैं, एक्सेस फूडिंग करते हैं, ऐसे लोग भी डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप तनाव बहुत लेते हैं, स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, तो आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में मदर या फादर किसी तरफ से हिस्ट्री में डायबिटीज चली आ रही है, यानी कि डायबिटीज के पेशेंट हैं आपके बाबा दादी, नाना नानी, मामा चाचा, कोई भी, तो डायबिटीज आपको की संभावना आपको है। और बढ़ती हुई उम्र में चूंकि आदमी सेडेंटरी हो जाता है,
कैलोरी इंटेक रहता है लेकिन बर्न नहीं होती है, तो ऐसे में भी बढ़ती हुई उम्र में भी डायबिटीज हो सकता है। तो ये मैंने बताया आपको कुछ कॉजेज ऑफ डायबिटीज। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर मौतें हो रही हैं तो उसका मुख्य रीजन है हार्ट डिजीज। मुख्य रीजन है हार्ट डिजीज, सबसे ज्यादा मौतें होती हैं हार्ट डिजीज के लिए। लेकिन सेकंड नंबर पे जो मौतें हो रही हैं वो हो रही हैं डायबिटीज की वजह से। आज हिंदुस्तान कैपिटल ऑफ डायबिटीज बन चुका है। आइए देखते हैं कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इसके लक्षण हैं। आइए देखते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बहुत ज्यादा अगर आपको पेशाब लग रही है, आप बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज चेक कराने की जरूरत है। आपकी प्यास बढ़ गई है, आप बार बार पानी पीते हैं, आपकी भूख बढ़ गई है, आप पहले से ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया आपने, अगर आपका मुंह सूखना स्टार्ट हो गया है, इसके साथ साथ में आपको लगता है कि नहीं वेट लॉस अचानक आपका शुरू हो गया, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कोई डाइटिंग नहीं करी, फिर भी वेट लॉस होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ में अगर आपको थकान लगती है, कमजोरी लगती है, अगर आपका विजन ब्लर्ड हो गया है, और इसके साथ साथ में अगर आपको सनसनाहट होती है, हाथ पैरों में सनसनाहट हो रही है, चींटी सी काट रही है, तो कहीं ना कहीं ये डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। आपको घाव हो गया है और वो घाव सूख नहीं रहा है, ये भी एक डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ में डायबिटीज वाले पेशेंट्स की जो स्किन होती है वो बहुत इची होती है, यानी उसमें खुजली की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, खुजली बहुत होती है उनको। तो ये इसके अलावा कुछ और लक्षण है। पसीना बहुत आता है, डायबिटीज के पेशेंट को पसीना बहुत आता है और पसीने से स्मेल बहुत ज्यादा आती है। आपको अक्सर ऐसा लगेगा जैसे मेरा दिल डूब सा रहा है, स्किन आपकी पीली होनी शुरू हो जाएगी, स्किन में पेलनेस आ जाएगी। इसके साथ साथ में आपको घबराहट, उलझन, बेचैनी अक्सर बनी रहेगी। मोदी के वो कौन से जादुई प्रोडक्ट हैं जो हेल्प करते हैं डायबिटीज में, जिनको हमें डायबिटीज में जरूर देना चाहिए, आइए समझते हैं। आप नोनी दे सकते हैं या एलोवेरा दे सकते हैं। 20 ml सुबह, 20 ml शाम को देना है आपको खाली पेट, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। इसके बाद में ब्रेकफास्ट के बाद में आप फ्लेक्सीडायल कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम दे सकते हैं। स्पाइरुलिना 1 सुबह 1 शाम दे सकते हैं। रेड कोरियन जिंसिंग 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग दे सकते हैं ब्रेकफास्ट के बाद में। नोनी या एलोवेरा 2 में से एक चीज देनी है। एक चीज मैं सभी को बहुत स्पष्ट कर दूं क्योंकि ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं हम लोगों से, कि नोनी या एलोवेरा जब किसी डायबिटीज पेशेंट को देते हैं तो उसको जरूर बता दीजिएगा कि इनिशियल स्टेज पे 10 दिन या 15 दिन के अंदर अगर आप अपनी डायबिटीज को चेक कराएंगे तो हो सकता है आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि होता यह है कि जब हम नोनी ले रहे होते हैं या जब हम एलोवेरा लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में होगा क्या कि जहां जहां ब्लड स्ट्रीम में हमारे शुगर होगी या फिर मान लीजिए ये शुगर कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगी तो सारी की सारी शुगर एकदम से ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, और सामने वाले ने 8-10 दिन बाद अगर चेक कराया तो मालूम पड़ा उसकी शुगर बढ़ी हुई निकलती है, और वो कहता है आपने क्या प्रोडक्ट दे दिया जिसकी वजह से मेरी शुगर बढ़ गई है। तो उनसे बताइए 8 से 10 दिन बाद चेक मत कराइएगा, और अगर चेक कराएं और शुगर बढ़ी हुई है तो घबराइएगा मत। ये हीलिंग प्रोसेस है नोनी का और एलोवेरा का। आप अच्छे से खूब कस के पानी पीजिए। 10 से 15 दिन बाद एक बार जब ये जो जमा हुई शुगर है, जो हमारे यहाँ डिपॉजिटेड ग्लूकोज है, ये जब शरीर से बाहर निकल जाएगा यूरिन और फेकस के रास्ते से, तो फिर आप एक नई जिंदगी पा जाते हैं, एक नई तरह से जीवन जीना आप शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स है जो आपको हेल्प करते हैं। बाद में जिन लोगों के घरों में तुलसी लगी है उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए तुलसी मैया को, और 5 पत्ती तुलसी जी की तोड़िए और उनको चबा लीजिए। ये डायबिटीज में बहुत हेल्प करती है। इसके बाद में मोदी की पावर ग्रीन टी, आपको ग्रीन टी यूज करनी होगी। कैसे यूज करना है? नाश्ता करने के बाद में 2 बार, सुबह और शाम को। सुबह ले लीजिए आप, नाश्ता करने के बाद में 45 मिनट बाद ले लीजिए ग्रीन टी को, और शाम को 6-7 बजे ले लीजिए ग्रीन टी। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, और ये डायबिटीज चूंकि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो यहाँ ग्रीन टी बहुत हेल्प। हाइपोथायराइडिज्म, आज की तारीख में प्रत्येक 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हैं जिसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। Hypothyroidism, also called underactive thyroid disease, it is a common disorder with hypothyroidism. Your thyroid gland doesn't make enough thyroid hormone. बहुत सिंपल सी बात है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तितली नुमा एक हमारी बॉडी में ग्लैंड है जिसको हम थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये थायराइड ग्लैंड जब जितना हार्मोन इसे बनाना चाहिए जब उतना हार्मोन ये नहीं बनाती है, यानी अंडर एक्टिव काम करती है, तो हम कह देते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हो गए। क्या होता है, कॉजेस क्या है हाइपोथायराइडिज्म के? अगर आयोडीन डेफिशिएंसी होगी आपकी डाइट में तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। साथ ही साथ में अगर आपके थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग बढ़ गई है तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसके साथ साथ में रेडियो एक्टिव रेडिएशन अगर कोई लेता है, तमाम तरह की दवाइयां अगर खाई जाती हैं तो भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। सिम्टम्स में विशेष ध्यान दूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा सिम्टम्स में। अगर किसी महिला को, ये मैक्सिमम महिलाओं को ही होता है इसलिए मैं महिला का नाम ले रहा हूं यहाँ पर, अगर किसी महिला को थकान बहुत ज्यादा रहती है तो वो
एक बार उसको अपना थायराइड लेवल जरूर चेक कराना चाहिए। अगर डिप्रेशन रहता है, उलझन, बेचैनी, घबराहट रहता है, तनावग्रस्त जीवन रहता है, रात में प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, थायराइड जरूर चेक कराइए। लगातार काफी लंबे समय से कब्जियत बनी हुई है, इसका एक जो स्पेशल सिम्टम है जो इससे आप चेक कर सकते हैं कि थायराइड है कि नहीं है, वो ये है कि आपको गर्मी में भी सर्दी लगेगी। जिन लोगों को जाड़ा ज्यादा लगता है ऐसे लोग थायराइड के पेशेंट हो सकते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, उनके हाथ पैरों को छुए तो उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। जिन लोगों के हाथ पैर ठंडे रहते हैं ऐसे लोग को अपना थायराइड जरूर चेक कराना चाहिए। इसके साथ साथ में स्किन अगर ड्राई रहती है तो आप चेक कराइए थायराइड अपना। वजन बिना कारण के बढ़ रहा है, आप डाइट भी कर रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और फिर भी आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है, तो इट कुड बी यू कुड बी ए पेशेंट ऑफ थायराइड। मसल्स वीक रहेंगे, मसल्स ढीली हो जाती हैं थायराइड में। इसके अलावा आपको सुबह उठने के बाद में आपकी उंगलियों के जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, सुबह उठने के बाद में उंगलियों के जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, सुबह उठने के बाद में चेहरे में स्वेलिंग रहती है, आपको आंख के नीचे के जो पोटे होते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको यूपी में, जो आंख के नीचे पोटे होते हैं उनमें स्वेलिंग महसूस होती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको थायराइड जरूर चेक कराना चाहिए। हार्ट बीट आपकी स्लो हो जाती है, यानी ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट आप हो सकते हैं, पसीना नहीं निकलता है, ऐसा आदमी ठंडक बहुत महसूस करता है इसलिए इसको पसीना नहीं निकलता है, तो आपको पसीना नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल आप चेक कराएंगे तो बढ़ा हुआ निकलेगा। आपके जो आईब्रो है यहाँ के बाल कम होने शुरू हो जाएंगे, आईब्रो के बाल कम होने शुरू हो जाएंगे। मेमोरी आपकी बहुत हल्की हो जाती है। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या है मोदी केयर के, बहुत क्लियर कर बता दूं आपको। नोनी आपको लेना है 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में खाली पेट। इसके बाद में ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद में फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम को, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स 1 सुबह 1 शाम को, और मल्टीविटामिन आपको लेना है, 1 लेना है, दिन में 1 बार लेना है, ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रीजन है थायराइड ग्लैंड हाइपोथायराइडिज्म का, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि ये प्रेगनेंसी के बाद थायराइड के केसेस आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद थायराइड के केसेस आते हैं। होता क्या है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी पीरियड में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो जाती है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के बाद में थायराइड ग्लैंड पकड़ लेती है। तो इसलिए अपनी बॉडी को कैल्शियम से भरपूर रखिए, कैल्शियम जरूर लेते रहिए। जिनको थायराइड हो गया है उनको तो ये सब कुछ लेना ही लेना है, और जिनको भी थायराइड नहीं हुआ है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मल्टीविटामिन की 1 टैबलेट मॉर्निंग में और कैल्शियम की 1 गोली सुबह और शाम को जरूर लीजिए। अगर थायराइड हो गया है, कोई ना कोई हार्मोनल इशू आ गया है, तो हार्मोनल इंबैलेंस के लिए हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है एंड दैट इज फ्लेक्सीडॉल कैप्सूल। तो नोनी, फ्लेक्सॉइल, कैल्शियम और मल्टीविटामिन इनको उपयोग कीजिए, आपको थायराइड में बहुत हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले रही है एक बीमारी जिसका नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ बॉडी फैट यूजुअली कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ मोर कैलोरीज देन द बॉडी कैन यूज। यानी कि आपके शरीर में जब कैलोरीज ज्यादा इंटेक होंगी और बर्न कम कर रहे हैं, यानी कि इंटेक ज्यादा है और आउटपुट इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो ये कैलोरीज क्या होती है, ये स्टोर हो जाती हैं और ये कैलोरीज कन्वर्ट हो जाती है फैट में, और ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगती हैं, और एक्यूमुलेट होते होते क्या होता है, ओबेसिटी के पेशेंट हम हो जाते हैं। कॉजेस क्या है ओबेसिटी के? सिंपल सी बात है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप इनएक्टिव रहेंगे, आप काम नहीं करेंगे, आप वॉकिंग नहीं करेंगे, आप चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको ओबेसिटी हो सकती है। इसके बाद में जरूरी नहीं है कि आप निठल्ले हैं या आप बहुत आलसी हैं इसलिए ओबीज हैं। एक और रीजन हो सकता है ओबेसिटी का, दैट इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स अगर आपकी बॉडी में है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है तो वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, खाना भी कम खा रहा है, लेकिन फिर भी उसका वजन नहीं कम हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर थायराइड का पेशेंट है और वो थायराइड की दवाई नहीं ले रहा है और वो सब कुछ कर रहा है, फिर भी उसका वजन कम नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है तो भी उसका वजन कम नहीं होगा। तो जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं वहां पर भी ये भी एक रीजन है कि आपको ओबेसिटी हो सकती है। इसके साथ साथ में अनहेल्दी फूडिंग हैबिट्स। अनहेल्दी फूडिंग हैबिट्स में 4 चीजें बताऊंगा। नंबर 1 क्वालिटी ऑफ फूड, नंबर 2 क्वांटिटी ऑफ फूड, नंबर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, और नंबर 4 टाइमिंग ऑफ फूड। आज की तारीख में दोस्तों ना तो क्वालिटी अच्छी रह गई है फूड की, हमारा दिन भर बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, इस पे हमारा दिन भर बीतता है, समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, और स्पेशली चूंकि हम नेटवर्कर्स हैं इसलिए हम लोगों को बाहर का खाना बहुत खाना पड़ता है। तो एक तो क्वालिटी ऑफ फूड हमारे खराब हो गया है। दूसरा क्वांटिटी ऑफ फूड, अगर फूड अच्छा लगा तो हमने आवश्यकता से अधिक खा लिया, और अगर फूड पसंद नहीं आया तो जितनी आवश्यकता थी उतना भी नहीं खाया। नंबर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ फूड।
लोग कटहल की सब्जी खाते हैं, शाम को दूध पी लेते हैं, अगेन बहुत बड़ी समस्या है। लोग पानी पूरी खाते हैं, फिर आइसक्रीम भी खा लेते हैं, अगेन ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग पिज्जा के संग में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक एकदम हॉट एक एकदम कोल्ड, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड हमारा बहुत खराब है। लोग नॉनवेज के साथ में दूध या मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होने की वजह से जो है ये ओबेसिटी या तमाम तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इससे हमें बचना पड़ेगा। तो ये कुछ रीजंस है ओबेसिटी के। क्या हो सकता है ओबेसिटी से? अगर ओबीज आप हो गए तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं मैं बता दूं आपको। ओबेसिटी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाएगी तो बहुत सारी बीमारियों को पकड़ के ले आएगी। क्या होगा? एक तो हार्ट डिजीज हो सकती है, आपको हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके बढ़ सकते हैं, लिपिड्स आपके बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा। और एक चीज हो सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अक्सर जो लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, यानी जिनको घुटने की आर्थराइटिस है, ऐसे लोगों की मुख्य समस्या ये है कि उनका वजन ज्यादा है। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर ट्रक है, ट्रक में टायर लगे हैं, आप ट्रक के ऊपर का लोड बढ़ाते चले जा रहे हैं, टायर नए नहीं हो सकते, तो बट नेचुरल बात है एक न एक दिन टायर खराब हो ही जाएंगे। वो जो घुटने हमारे 40 किलो का लोड लेने के लिए बने हुए हैं, 50 किलो का लोड लेने के लिए बने हुए हैं, आज उन घुटनों पे 70 किलो, 80 किलो, यहाँ तक कि एक क्विंटल का लोड अगर हम डाल देंगे तो आज नहीं तो कल हमारे घुटने तो डैमेज होने ही होने हैं। टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ सकता है। और क्या क्या हो सकता है? आपको स्ट्रोक आ सकता है। ये ब्रेन हेमरेजेस की जो बहुत बड़ी समस्या है आजकल दिखाई पड़ रही है आपको, ये पैरालिसिस की समस्याएं दिखाई पड़ रही है। अक्सर आप देखेंगे यहाँ पर भी ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ओबेसिटी से तुम्हें बाहर निकलना ही निकलना है। स्लीप एपनिया, अगर खर्राटों की प्रॉब्लम हो रही है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी एक मुख्य कारण है आपके अधिक वजन होने का। इसके साथ साथ में डायबिटीज, जैसा कि मैंने बताया, जॉइंट एंड बैक पेन हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है अगर आपका वजन ज्यादा है तो। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं? आपको सुबह खाली पेट नोनी लेना है, 20 ml खाली पेट सुबह और शाम दोनों टाइम। नोनी या एलोवेरा, दो में से एक चीज दे सकते हैं आप। इसके साथ में डिटॉक्स को ऐड करेंगे आप, तो नोनी प्लस डिटॉक्स एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। नाश्ता करने के बाद में फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल एक सुबह एक शाम ले लीजिए अगर कोई हार्मोनल इशू है तो। नाश्ता करने के बाद में 45 मिनट बाद ग्रीन टी लेना है आपको, एक सुबह ले लीजिए एक शाम ले लीजिए। प्रोटीन जरूर लेना है आपको। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन में प्रोटीन इज द ओनली सब्सटेंस बाय विच यू कैन बर्न योर फैट। अगर जो लोग ये सोच रहे हो कि नहीं साहब उन्होंने बहुत एक्सरसाइज करी, बहुत डाइटिंग करी, फिर भी उनका वजन कम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज सलाह दे दूं कि अगर प्रोटीन आपकी डाइट में नहीं जाएगा, अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो अपना वेट कम कर ही नहीं सकते। क्योंकि दुनिया में एक ही चीज है जो आपके फैट सेल्स को बर्न करने में हेल्प करता है, उसका नाम है प्रोटीन। तो आप प्रोटीन क्रस्ट भी ले सकते हैं और हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। ये जरूर लेना है और ये खाने से पहले लेना है आपको। तो खाने से अगर पहले लेंगे तो क्या होगा? पेट भरा रहेगा आपका। तो आप जो मान लीजिए 4 रोटी खाने वाले हैं तो 4 रोटी ना खा के आप 2 ही रोटी खा पाएंगे इस तरह से। तो प्रोटीन को जरूर शामिल करिए अपनी डाइट में। इसके साथ साथ में अपनी शुगर को रिप्लेस कीजिए स्टीविया पाउडर से। चीनी दुनिया का सबसे बड़ा कारण है मोटापा का। यही कारण है कि अमेरिकन में 80% लोग लगभग मोटे होते चले जा रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल है कि वो शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आप अपने जीवन से 3 चीजें माइनस कर दीजिए तो आपका वेट बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। उसमें नंबर 1 चीज है चीनी, नंबर 2 है चावल और नंबर 3 है आलू। इसके साथ साथ में आप मैदे से बनी चीजें कम खाइए, आप देखेंगे बहुत तेजी से आपका वजन कम होना शुरू हो गया। अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर्थराइटिस के ऊपर आते हैं। व्हाट इज आर्थराइटिस? ये एक ऐसी डिजीज है जिसने हर घर को दुखी कर रखा है। हर घर के बुजुर्ग आज की तारीख में इससे दुखी हैं। और बुजुर्गों की बात क्यों करें, आज की तारीख में तो 40 प्लस वाले भी इस बीमारी से दुखी हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स कॉजिंग पेन एंड स्टिफनेस दैट कैन वर्सन विद एज। एक ऐसा इन्फ्लेमेशन, एक ऐसी सूजन जो कई जोड़ों में हो सकती है, एक जोड़ में भी हो सकती है, जो दर्द पैदा करती है, जलन पैदा करती है और उम्र के साथ साथ में ये बढ़ती चली जाती है। इसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी आर्थ मींस जोड़ और आइटिस मींस सूजन, यानी जोड़ों की सूजन को हम बोलते हैं आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस किसको बोलते हैं? शरीर के बड़े जोड़ों में अगर सूजन आ जाए, दर्द हो जाए, रेडनेस आ जाए तो उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस क्या है? सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस में क्या होगा? आपको पेन महसूस होगा। जिस जॉइंट में आपको आर्थराइटिस होगा वहां पर आपको पेन महसूस होगा, जकड़न महसूस होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी आपको, और आपका मोशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि बहुत अच्छे से आप अपने हाथ पैरों को अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। ये सिम्टम्स हैं। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? ओल्डर एज, यानी कि अगर उम्र बढ़ रही है तो डीजनरेटिव डिजीजेस के श्रेणी में आता है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ में आर्थराइटिस हो सकता है आपको।
वुमेन्स ज्यादा प्रोन होती हैं इस आर्थराइटिस के लिए, तो वुमेन्स को ज्यादा हो सकता है। ये सेक्स में मैंने बात करी, वुमेन्स को ज्यादा हो सकता है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर कोई व्यक्ति ओबीज है तो उसके बहुत बड़े चांसेस है कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हो सकता है। ज्वाइंट इंजरीज, अगर किसी व्यक्ति को इंजरी हुई है ज्वाइंट की तो उसको आर्थराइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ में एक ही ज्वाइंट पे लगातार अगर स्ट्रेस कर रहे हैं, जैसे कि आप स्पोर्ट्समैन हैं या आप मान लीजिए सिलाई का काम करते हैं, एक ज्वाइंट को बार बार उसी ज्वाइंट पे स्ट्रेस लगातार देते जा रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि आगे चल के ये ज्वाइंट आपका डैमेज हो जाए, डिफॉर्मिटी इसमें आ जाए और आप पेशेंट हो जाए आर्थराइटिस के। जेनेटिक भी हो सकता है, आपको परिवार से भी मिल सकता है, बोन डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, जब बाई बर्थ हो सकती हैं, और सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीजेस के कारण भी ये हो सकता है। सप्लीमेंट्स क्या दे रहे हैं आर्थराइटिस के लिए? वी आर वेरी लकी, वी आर इन मोदी केयर, और हमारे बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं इससे। मैंने आसपास नहीं कुछ तो करीबन 200 पेशेंट ठीक किए होंगे आर्थराइटिस के इन सप्लीमेंट्स के माध्यम से। प्रोडक्ट है नोनी, 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, खाली पेट 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। नाश्ता करने के बाद में ग्लूकोसामाइन की 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को देनी है। अच्छी बात यह है ग्लूकोसामाइन हमारे यहाँ जो है उसमें हल्दी मिली हुई है, करक्यूमिन मिला हुआ है। इसके साथ साथ में एक और अच्छी बात क्या है कि इसमें बोसवेलिया सेरेटा मिला हुआ है। बोसवेलिया सेरेटा को मतलब होता है सल्लकी। आयुर्वेद में अगर आप किसी पेन किलर को सर्च करेंगे कि आयुर्वेद में पेन किलर के नाम से कौन सी हर्ब आती है, तो वहां लिखा होगा बोसवेलिया सेरेटा, यानी कि शल्लकी। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ग्लूकोसामाइन में, ये हमारा ग्लूकोसामाइन में इसलिए बोल रहा हूँ कि मोदी केयर में ये दम है कि वो बोसवेलिया सेरेटा के संग में ग्लूकोसामाइन लाया है। इसके साथ साथ में आप ले सकते हैं फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल, अलसी का तेल, वात रोगों के लिए दुनिया में सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है और वो हमारे पास में है। और इसके साथ में ले सकते हैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो आपको लेना होगा नोनी 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग, ग्लूकोसामाइन 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम को ले सकते हैं, 1 दोपहर में भी ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं इसको। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग लेनी है, ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। इसके साथ साथ में प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन इसलिए बहुत जरूरी है, हम लोग मिस कर देते हैं जनरली प्रोटीन को आर्थराइटिस में। 2 ज्वाइंट्स आपके हैं, उन दोनों ज्वाइंट्स के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड के ऊपर ये दोनों ज्वाइंट्स मूव करते हैं। अब अगर साइनोवियल फ्लूइड आपका सूख जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड अगर सूख गया है तो दोनों जोड़ आपस में घिसेंगे, और जब घिसेंगे तो उसमें टूट फूट होगी, उसमें सूजन होगी, उसमें दर्द होगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन, साइनोवियल फ्लूइड ये बनता किस चीज से? ये बनता है प्रोटीन से। यही कारण है कि धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्रीस जिसे आप बोलते हैं ज्वाइंट्स के बीच की, ये सूख जाती है। क्यों सूख जाती है ग्रीस? क्योंकि बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, प्रोटीन बॉडी में एब्सॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं हो पाता बढ़ती उम्र के साथ में। जैसे जैसे प्रोटीन कम होगा वैसे वैसे साइनोवियल फ्लूइड कम होगा, जैसे साइनोवियल फ्लूइड कम होगा वैसे जोड़ों में रगड़न होगी, जोड़ घिसेंगे एक दूसरे के ऊपर और वहां पर दर्द और सूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, नोनी लेना है आपको, फ्लेक्सॉइल लेना है, कैल्शियम लेना है, और इसके साथ साथ में आपको ग्लूकोसामाइन लेनी है 2 सुबह 2 शाम। प्रोटीन पाउडर जरूर लेना है, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी